देखो ये क्वेश्चन था लास्ट वाली क्लास में, हाउ वी कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको दिया जा चुका है, लेकिन तब जो है डिटर्मिनेंट आपको पता नहीं था। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग केवल जान पाए थे, आज क्वेश्चन भी कर पाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का निकालते कैसे हैं? दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, मेथड नंबर 1, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड, और इस मेथड को आप तब यूज करते हो, यूज इट व्हेन both vectors given in ijk form, given in ijk form। अगर दोनों वेक्टर्स आपके ijk फॉर्म में है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका डिटर्मिनेंट मेथड। जैसे एग्जांपल के लिए एक वेक्टर है आपका p -2i -4j -3k, दूसरा वेक्टर है q i -3j प्लस का 4k, और कहा गया p क्रॉस q निकालो। ये तो क्वेश्चन आते ही है ना कि क्रॉस प्रोडक्ट लिखा कैसे जाता है, ये तो हो चुका था। उसके बाद वाला क्वेश्चन ये था, लेकिन तब डिटर्मिनेंट आपको आता नहीं था, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इस सेकंड वाले क्वेश्चन पे काम नहीं करा पाए थे। अब हमारे पास में दो वेक्टर हैं जो कि ijk की फॉर्म में है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका होगा डिटर्मिनेंट्स मेथड। कैसे करते हैं सीखो। आपने दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिखा p क्रॉस q, इसके बाद में आप डिटर्मिनेंट्स का साइन बना देते हो, और डिटर्मिनेंट का साइन बनाने के बाद अपने मन से ऊपर लिखते हो i कैप, फिर लिखते हो j कैप, फिर क्या लिखते हो k कैप। अब इसके आगे क्या, इसके आगे ये देखते हैं कि पहले कौन सा वेक्टर लिखा है। तो यहाँ पर पहले कौन है p, तो p में i के साथ क्या है -2, वो i के नीचे लिखा, और p में j के साथ क्या है -4, वो j के नीचे लिखा, और p में k के साथ क्या है -3, वो हमने k के नीचे लिखा। फिर ये सेकेंड नंबर पर कौन सा वेक्टर है q, q में i के साथ क्या है 1, तो i के नीचे लिखा, q में j के साथ क्या है -3, j के नीचे लिखा, और k के साथ क्या है 4, तो k के नीचे लिखा। ऐसा कर लेने से 3/3 की डिटर्मिनेंट्स तैयार हो गए। अब इसको सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे आपको 3/3 के डिटर्मिनेंट्स सॉल्व करना सिखाया गया था। क्या करेंगे, पहली रो का पहला एलिमेंट लिया i कैप, जो हमने लिया वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छिपा लीजिए। तो ये i कैप आपका पहली रो में और पहले कॉलम में छिपा लीजिए। तो जो बचा उसको एज इट इज कॉपी करिए, -4 -3 -4। उसके बाद में सेकेंड एलिमेंट लेते थे +4 -4 -3 +4। उसके बाद दूसरा एलिमेंट लेते थे लेकिन निगेटिव लगा के -j है, जिस रो में है वो उसको छिपाइए, जिस कॉलम में उसको छिपाइए। रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 है, छिपा लीजिए। क्या बचा -2 और 1 और -3 और 4। उसके बाद ये थर्ड एलिमेंट लीजिए k कैप, जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छुपाइए, पहली रो और तीसरा कॉलम जो बचा -2 और 1 -4 और -3। फिर ये 2/2 की जो डिटर्मिनेंट्स बनती है उसको कैसे डील करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट -16, फिर अपना वाला निगेटिव लगाते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 9, -3 मिलकर क्या बनाएंगे 9 बनाएंगे। फिर ये -j, इन दोनों का प्रोडक्ट -8,
फिर हम अपना वाला माइनस लगाते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट -3, तो जो वो नेगेटिव का 3 लिखेंगे तो यहाँ प्लस का 3 बना देगा। और ये के कैप, इन दोनों का प्रोडक्ट 6, फिर ये माइनस, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट -4, तो जो नेगेटिव 4 लिखेंगे इसको क्या बना देगा, +4। तो 16 और 9 आ गया, माइनस का 25 आई कैप, और ये आ जाएगा माइनस का 5, ब्रैकेट का जो -5 है तो इसके साथ प्लस आ जाएगा, तो 5 जे कैप, और ये 6 और 4 क्या आ गया, 10, प्लस 10 के। तो क्रॉस प्रोडक्ट से आपको एक वेक्टर मिलता है, नया वेक्टर मिलता है। क्रॉस प्रोडक्ट जब आप करते हो ना, आपको एक नया वेक्टर मिला, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो जो मिला हमको क्या मिला, नया वेक्टर। ये जो नया वेक्टर है वो इन दोनों के साथ हमेशा 90 होता है, चेक कर लेते हैं। तो वो हमारे पास में एक इंफॉर्मेशन है क्या, अगर कोई वेक्टर किसी के साथ में 90 बनाता है तो उसका डॉट क्या होता है, 0। ये इंफॉर्मेशन है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमको जो नया वेक्टर मिलता है वो उन लोगों के साथ 90 होता है, 90 डिग्री बनाता है जिनके क्रॉस प्रोडक्ट से वो आया। चलो चेक करते हैं। जो नया वेक्टर आया है दैट इज माइनस का 25 आई कैप, प्लस का 5 जे कैप, और प्लस का 10 के कैप। ये नया वेक्टर मिला है क्रॉस प्रोडक्ट से। ये नया वेक्टर किसके क्रॉस प्रोडक्ट से मिला है, P और Q के। तो P वाला है अपने पास में, P वाला वेक्टर है -2i, -4j और -3k, और Q वाला वेक्टर है अपने पास i -3j प्लस 4k। जो बात हम कह रहे हैं एक बार फिर से सुनो, क्रॉस प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर आता है वो हमेशा उनके साथ 90 बनाता है जिनके क्रॉस प्रोडक्ट से वो आया है। यानी ये नया वाला वेक्टर P के साथ क्या बनाएगा, 90। ये जो नया वाला वेक्टर है वो Q के साथ भी क्या बनाएगा, 90। ठीक है, और 90 बनाएगा, इसका हम सबूत कैसे दें। अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या ना चाहिए, 0। तो देखो मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करता हूँ। पहले इनका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान था, i का i के साथ, j का j के साथ और k का i का i के साथ। ये -2 है और ये -25 है, तो कितना आ गया, 50। i डॉट i क्या हो गया, 1। ये -4j है, यहाँ पर 5 है, तो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, 20i की, और j डॉट j क्या होता है, 1। और ये -3 है और ये क्या है, प्लस का 10, तो माइनस का 30। k डॉट k क्या होता है, 1। ये आ गया 50 -50, देखो आ गया 0। इससे ये पता चल गया कि ये नया वाला वेक्टर P के साथ क्या बना रहा है, 90। अब बारी है इसकी और इसकी, इन दोनों का जरा डॉट प्रोडक्ट किया जाए इनका। तो i का i के साथ ये आ गया -25, और ये 5 और ये -3 है, -50। j डॉट j 1 हो जाएगा, और k का k के साथ ये आया 40, -40 प्लस 40, एक बार फिर से क्या आया, 0। यानी ये भी क्या बना रहा है, 90। एक नई चीज आपको और पता चलेगी, क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आता है नया वाला वो हमेशा उनके साथ 90 होता है जिनके क्रॉस प्रोडक्ट से वो मिला है। ठीक है, तो मेथड 1 में क्या करते हैं, डिटरमिनेंट्स करते हैं। कब वो करते हैं डिटरमिनेंट, जब दोनों वेक्टर किसमें दिया जाए, i j के फॉर्म में। और एक जो नई चीज हमने सीखी उसको यहाँ पर रूल बना लिया जाए कि व्हेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स टेक प्लेस, व्हेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स टेक प्लेस, टू वेक्टर्स टेक प्लेस, देन बनने वाला नया वेक्टर, देन फॉर्मिंग न्यू वेक्टर, forming new vector become perpendicular to both given vectors। एक नई बात हमने ये भी सीखी, जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देना। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं वेक्टर c बराबर a क्रॉस b,
फीडिंग को समझो, क्या कहना चाहता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या आया, नया वेक्टर सी आया। तो बताओ भाई सी और ए आपस में कितना बनाएंगे, और सी और बी आपस में कितना बनाएंगे, ए और बी आपस में कितना बनाएंगे पता नहीं, वो 90 मत बोलना, ए और बी कितना बना रहे हैं डजंट मैटर, लेकिन जो नया वेक्टर है वो गिवन वेक्टर्स के साथ हमेशा क्या बनाएगा, 90। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें सीखनी चाहिए। और मेथड नंबर 2 क्या था, आइए यहां तक में, मेथड 2 क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट का बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक फार्मूला होता है डायरेक्ट वाला, और सजेशन है कि आप इस मेथड को यूज कब करें, यूज इट व्हेन वेक्टर वैल्यूज गिवन, वेक्टर वैल्यूज गिवन। जैसे एग्जांपल लेके इस चीज को समझते हैं कि हमारे पास में दो वेक्टर हैं P और Q। तो जो वेक्टर P है उसकी वैल्यू समथिंग गिवन, तो हमारे पास में दो वेक्टर हैं P और Q। वेक्टर P की जो वैल्यू है वो 5 है और वेक्टर Q की जो वैल्यू है वो 7 है, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो है 30 डिग्री। फाइंड द P क्रॉस Q, ये पूछा गया। तो फार्मूला मेथड क्या था, फार्मूला मेथड ये था कि पहला वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर बराबर होता है पहले वेक्टर की वैल्यू और दूसरे वेक्टर की वैल्यू साइन थीटा, और साथ में क्या था एन कैप। एन कैप के बारे में हमने बता दिया था कि एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि इन दोनों वेक्टर्स के साथ कैसा है 90 डिग्री, जिनका तुमने क्रॉस प्रोडक्ट किया है। तो यहाँ पर मैं फार्मूला मेथड यूज करूँगा। क्यों यूज करूँगा, क्योंकि P और Q की वैल्यू दी गई है। अगर P और Q IJK में दिए जाते हैं तो डिटरमिनेंट्स मेथड, और अगर दोनों वेक्टर्स की वैल्यूज दी जा रही है तो फिर फार्मूला मेथड। तो P क्रॉस Q, तो पहला वेक्टर यहाँ पे P है उसकी वैल्यू, दूसरा वेक्टर यहाँ पर Q है उसकी वैल्यू साइन थीटा, और साथ में एन कैप। संबंध से ये एन कैप है क्या, तो एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ vectors which are which involving in cross product। जो दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं ये उनके साथ 90 डिग्री बनाने वाला यूनिट वेक्टर है। यानी ये जो n कैप है वो P के साथ क्या बना रहा है 90, और ये जो n कैप है वो Q के साथ भी क्या बना रहा है 90। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 5 है, Q की वैल्यू कितनी है 7 है, sin 30 n कैप, ये आ जाएगा 35/2 और साथ में क्या होगा n कैप। ठीक है ना, बोलो भाई। तो आपके पास में क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के दो रास्ते हैं। पहला डिटरमिनेंट्स मेथड कब यूज करेंगे, जब दोनों वेक्टर्स IJK में दिए जाएंगे तो डिटरमिनेंट्स मेथड, और दूसरा है फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड आप तब यूज करते हो जब दोनों वेक्टर्स आपको दिए जाएंगे लेकिन वो IJK में नहीं होंगे, वो किस फॉर्म में होंगे, वैल्यू के फॉर्म में होंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में फिर तीसरा क्वेश्चन देखो, पिछली वाली क्लास में पहला क्वेश्चन था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लिखा कैसे जाता है, और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स निकाला कैसे जाता है। इसका आंसर हमने पिछली क्लास में भी लिया था और इस वाली क्लास में भी ले लिया। अब तीसरा क्वेश्चन है कि डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ये हमेशा वीआईपी क्वेश्चन है, चाहे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो। तो डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स,
चलो जरा इसकी पहले डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन क्या है? आपके पास में दो वेक्टर हैं, कोई भी दो वेक्टर सोच लो। चलो हमारे पास में दो वेक्टर हैं ए और बी। तो ये वेक्टर ए है और ये हमारे पास में वेक्टर बी है। और वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में थीटा बना रहे हैं। आपस में क्या बना? थीटा। तो हमने एक रेफरेंस लाइन ली, ये रेफरेंस लाइन, और वेक्टर की, ये वेक्टर बी की क्या है? टेल है। यहां से एक प्रोजेक्शन यहां डाल दिया और ये क्या है? हेड है। इसका प्रोजेक्शन तो ये ऑलरेडी होगा। ध्यान देना, एक बात हम आपको बता चुके हैं, जहां पर आपको प्रोजेक्शन लेना है वहां से क्या डालते हैं? परपेंडिकुलर। उस परपेंडिकुलर का जो फुट होता है वो क्या कहलाता है? प्रोजेक्शन। और बेहतर रिस्पॉन्स के लिए हम इस पॉइंट को O नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को M नाम दे देते हैं। ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये डॉटेड लाइन रेफरेंस लाइन है। मुझे यहाँ पे प्रोजेक्शन लेना, जहां प्रोजेक्शन लेते थे उसको क्या कहते थे? रेफरेंस लाइन। जहां प्रोजेक्शन लेते थे उसको क्या कहते थे? रेफरेंस प्लेन। अगर वो प्लेन होता था तो रेफरेंस प्लेन, और लाइन होता था तो रेफरेंस लाइन। तो ये जो मैंने रेफरेंस लाइन बनाई है, ये रेफरेंस लाइन ए के साथ 90 डिग्री पर है। ये जो रेफरेंस लाइन हमने बनाई है वो ए के साथ कितने डिग्री पर? 90। तो मैंने कहा मुझे इस पर प्रोजेक्शन चाहिए। किसका चाहिए? इस वेक्टर का। तो वेक्टर की ये टेल है जिसका नाम O है। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये आया प्रोजेक्शन। इसका नाम क्या होगा? O डैश। अगर टेल का नाम O है तो प्रोजेक्शन का नाम आदतन जो हैबिट हम लोगों की क्या रखते थे? O डैश। और ये वेक्टर का क्या है? हेड। हेड ऑलरेडी जो है कहां पर है? प्रोजेक्शन लाइन पर है। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो यही पॉइंट हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन यही हो जाएगा। हेड का प्रोजेक्शन क्या है? M डैश। क्लियर ये बात? तो ये जो आपका प्रोजेक्शन आया, ये जो प्रोजेक्शन आया, ये B का प्रोजेक्शन, और अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसमें लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। साइन थीटा बराबर तो सामने वाला O डैश M डैश अपॉन में ये क्या है? मॉड ऑफ B। तो O डैश M डैश बराबर क्या आ गया? B साइन थीटा। ठीक है, O डैश M डैश बराबर क्या आ गया? B साइन थीटा। ये जो O डैश M डैश है इसको हम क्या कहें? B का प्रोजेक्शन। क्या है ये? B का प्रोजेक्शन। लेकिन ये जो B का प्रोजेक्शन है वो A के साथ कैसा है? परपेंडिकुलर। B का प्रोजेक्शन तो है लेकिन A के साथ कैसा है? परपेंडिकुलर। ठीक है ना? इस पूरी एक्टिविटी को हम दोबारा करते हैं, जरा एक बार और देखिए। हमारे पास में दो वेक्टर है और वो दो वेक्टर हैं A और B। ये रहा A और ये रहा B। एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पर हमने एक रेफरेंस लाइन बनाई है, ये रेफरेंस लाइन बनाई है। पहली बार हमने रेफरेंस लाइन इसके साथ टच करके बना ली थी, अब हमने रेफरेंस लाइन एकदम अलग करके बना ली। मुझे इस रेफरेंस लाइन पर, और ये रेफरेंस लाइन A के साथ 90 बना रही है, तो मुझे इस रेफरेंस लाइन पर B का प्रोजेक्शन चाहिए। ये पॉइंट O था और ये पॉइंट M था। ठीक है, O से परपेंडिकुलर डाला इस लाइन पर, ये आया O डैश। टेल का प्रोजेक्शन टेल ही होता है। यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, ये आया M डैश। और हेड का प्रोजेक्शन क्या होता है? हेड। ये आ गया प्रोजेक्शन। O डैश M डैश प्रोजेक्शन है इसका B का, लेकिन अपना जो ये प्रोजेक्शन है वो A के साथ कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। अब ध्यान देना भाई, इतना ये काम कर लिया हमने। जब इतना ये काम कर लिया, अब मैंने यहाँ पे रूल लगाया, इस पॉइंट को नाम डाल दिया के नाम डाल दिया। मैंने यहाँ पे साइन थीटा लगाया। साइन थीटा ने कहा कि Km
अपॉन में OM, बहुत बढ़िया। साइन थीटा बराबर जो KM है वो किसके बराबर है? O डैश M डैश के बराबर। तो KM की जगह पर आ गया O डैश M डैश और OM तो मॉड ऑफ B के बराबर है। तो यहां से आ गया O डैश M डैश बराबर मॉड ऑफ B साइन थीटा। पहले भी तो यही आ रहा था, पहले भी तो O डैश M डैश की वैल्यू मॉड ऑफ B साइन थीटा आ रही थी। इसको फिर लिखा O डैश M डैश बराबर B साइन थीटा। आप जरा देखो B साइन थीटा का नाम क्या है? B साइन थीटा O डैश M डैश है। ये देखो B साइन थीटा है O डैश M डैश। तो यहाँ पर लिखता हूँ O डैश M डैश, तुम B साइन थीटा हो। और O डैश M डैश है क्या? O डैश M डैश प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन है। किसका प्रोजेक्शन है? वेक्टर B का। कहां पर है? परपेंडिकुलर टू वेक्टर A। आया ना? बिल्कुल सही बात लिखी मैंने भाई। O डैश M डैश क्या है? वेक्टर B का प्रोजेक्शन है। कहां पर है? वेक्टर A के साथ परपेंडिकुलर। अब जरा ये वाली डेफिनेशन देखो, ये वाली आप जो ये करते हो, तो मैं इसको रिपीट करता हूं। अगर मैं A क्रॉस B लिखूं तो पहले वाले स्टेप पे क्या होगा? A की वैल्यू, दूसरे वाले स्टेप पे क्या होगा? B की वैल्यू, और आगे क्या होगा? साइन थीटा, आखिरी में क्या होगा? n थीटा। ठीक, अब एक बार फिर से लिखता हूं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ये A क्या है? पहले वेक्टर की वैल्यू, और ये B साइन थीटा क्या है? प्रोजेक्शन की वैल्यू, प्रोजेक्शन की वैल्यू, और ये आपका क्या है? यूनिट वेक्टर। अब जरा डेफिनेशन सुनो जो मैं बोल रहा हूं, पहले ध्यान से सुनो। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है पहले वेक्टर की वैल्यू गुणे दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन की वैल्यू। लेकिन ये जो प्रोजेक्शन है वो पहले वेक्टर के साथ कैसा है? परपेंडिकुलर। डॉट प्रोडक्ट में जो प्रोजेक्शन था वो कैसा था? पहले वेक्टर के अलॉन्ग था। यहां पर ये जो प्रोजेक्शन है वो पहले वेक्टर के साथ क्या? 90 डिग्री पर है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? इट इज, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? इसकी डेफिनेशन, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ पहले वेक्टर की वैल्यू एंड प्रोजेक्शन वैल्यू ऑफ दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वेक्टर। और अभी ये भी तो है, n कैप भी तो है, along with यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। आप देखो ना, ये जो n कैप साहब हैं, ये n कैप साहब A के साथ भी 90 है, और ये n कैप साहब B के साथ भी तो 90 है। तो जो मैं डेफिनेशन दे रहा हूं यहीं से देख के दे रहा हूं। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ पहले वेक्टर की वैल्यू एंड दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन की वैल्यू परपेंडिकुलर टू पहला वेक्टर along with unit vector and that unit vector become perpendicular to both vectors। ठीक है ना? ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये उन दोनों वेक्टर्स के साथ में परपेंडिकुलर होता है जिनका भी क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है। ठीक है ना? तो जो बोर्ड पर लिखा हुआ है अपनी जगह छोड़िए जल्दी से। जो बोर्ड पर ये इतना जो काम है उसकी स्पेस छोड़ दीजिए और हेडिंग डालिए डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। 6-7-8 लाइनें को स्पेस छोड़िए बस। डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स लिखें आप, इसकी डेफिनेशन लिखें। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू DW2, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू DW2 वेक्टर्स
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is product of value of one vector, product of value of one vector with projection value of second vector, with projection value of second vector perpendicular to first vector, with projection value of second vector perpendicular to first vector, कॉमा करिए उसके बाद along with unit vector ब्रैकेट में n कैप, along with unit vector ब्रैकेट में n कैप perpendicular to both vectors, perpendicular to both vectors, perpendicular to both vectors। आपने जो लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़िए, और जब आप उसको पढ़ेंगे तो देखो आपने ये लिखा है फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकेंड वेक्टर। अब आपने लिखा है, क्या लिखा है, इसके बाद जो कॉपी में लिखा है उसको देखें। आपने लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज, और इसके बाद आपने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो यहां पर हमने लिखा वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेक्टर, उसके बाद क्या लिखा विद प्रोजेक्शन वैल्यू ऑफ सेकेंड वेक्टर। तो मैं देखो अगले ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं, मैं अगले ब्रैकेट में लिख रहा हूं प्रोजेक्शन वैल्यू ऑफ सेकेंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वेक्टर। लिखा है ना ये आपने, और फिर कॉमा करके आपने लिखा along with मतलब साथ में, तो साथ में क्या लेके आए, यही तो लिखा है ना। डेफिनेशन पूरी करने के बाद इसको लिख लो, डेफिनेशन पूरी करने के बाद इसको लिखो, ठीक है। अब इसको लिखो, ये जो है जब आप इसको लिखेंगे उसके बाद फिर इसको लिखिएगा। जब आप इसको देखेंगे तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि यहाँ पर ए हमारा फर्स्ट वेक्टर है, बी हमारा सेकेंड वेक्टर। डेफिनेशन चाहे डॉट प्रोडक्ट की हो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की हो, वो सबसे शानदार है। ओरिजिनल डेफिनेशन आपको अगर लिखनी है समझना पड़ेगा तब लिख पाओगे। ध्यान देखो ये नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, जैसे फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकेंड वेक्टर बराबर होता है फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू और सेकेंड वेक्टर की वैल्यू साइन थीटा, और साथ में क्या होता है एन कैप। जब बहुत ज्यादा अलर्ट होकर के हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे होते हैं तो फिर कुछ इस तरीके से सोचा करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकेंड वेक्टर बराबर है फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू और प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वेक्टर और साथ में क्या एन का। लेकिन जब ऑर्डिनरी वे में बातचीत करते हैं तो फिर इस तरीके से बराबर के बाद चार चीजें हैं। पहले में फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू है, सेकेंड नंबर पे दूसरे वेक्टर की वैल्यू है, थर्ड नंबर में साइन थीटा है जहाँ पे थीटा दोनों के बीच का एंगल है, और एन का यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। अगर हम दोनों तरफ मॉड लगा दें, लेफ्ट में भी मॉड लगा दें और राइट में भी मॉड लगा दें, देखो ये बन जाएगा फर्स्ट, यहाँ तो ऑलरेडी मॉड लगा हुआ है, फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू सेकेंड वेक्टर की वैल्यू और ये साइन थीटा
एन कैप का मॉड क्या होगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मॉड हमेशा क्या होता है 1। अगर आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हो और मॉड लगा देते हो तो फिर आपको वहां पर एन कैप दिखाई नहीं पड़ेगा। चलो अगर दो वेक्टर हम लेके चलते हैं पी और क्यू, तो यानी p क्रॉस q साथ में मॉड बराबर हो जाएगा p की वैल्यू q की वैल्यू और साइन थीटा। एन कैप वहां पे नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये जो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो ये मॉडुलस है, अब इसी के कुछ एप्लीकेशन हम आपको करके दिखाते हैं। पहला जो एप्लीकेशन है वो ये है कि अगर हमारे पास में दो वेक्टर है, चलो मान लेते हैं कि दो वेक्टर हैं और उन दोनों वेक्टर्स के नाम हैं a और b। ये दो वेक्टर हैं a और b, और ये पाया गया कि ये दोनों वेक्टर किसी ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड में फिट हो गए। टू वेक्टर्स a, b फिटेड in adjacent sides of a triangle। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स में लेंथ होती है और हमारे वेक्टर्स के पास में भी लेंथ होती है। तो किसी वेक्टर का ट्राइंगल की साइड में फिट हो जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो ऐसा पाया गया ये a और b नाम के जो दो वेक्टर थे ये किसी ट्राइंगल की साइड में फिट हो गए। एडजेसेंट साइड मतलब अगल बगल, या तो इसमें फिट हो गए, या इसमें फिट हो गए, या इसमें फिट हो गए। चलो हमने माना कि वेक्टर ए यहाँ फिट हो गया, इस वाली साइड में वेक्टर ए फिट हो गया और इस वाली साइड में वेक्टर बी फिट हो गया। एडजेसेंट में आप कुछ भी ले सकते हैं, ये और ये और ये और ये कुछ भी ले सकते हैं। तो टू वेक्टर्स a and b fitted in adjacent sides of a triangle, then एरिया ऑफ ए ट्राइंगल जानते हैं क्या होता है? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल होता है हाफ दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस। ये रहा क्रॉस प्रोडक्ट का कमाल, यानी कि आप इन दोनों वेक्टर का क्या निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसका क्या ले लो, मॉडुलस ले लो, और जो मॉडुलस वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। मैं इसको प्रूफ करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इस पूरी बात को प्रूफ करता हूँ, इस पूरी बात को एक्सप्लेन करता हूँ, जरा ध्यान देना। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का जो फार्मूला तुम्हें पता है जरा वो भी बता दो मुझे। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बराबर होता है हाफ बेस इनटू हाइट। यही तो होता है, ठीक, बेस इनटू हाइट। तो अब बेस जो है वो जरा देखते हैं। ट्रायंगल का कुछ नाम भी ले लेते हैं। ट्रायंगल का नाम है MNJ, ट्रायंगल का नाम है MNJ। हाइट के लिए मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम है MK। यहाँ पर लिखा हाफ, बोलो भाई बेस क्या हो गया, MJ। याद रखना जिस पर हाइट डालते हो ना वो क्या बन जाता है, बेस। तो यहाँ पर हाइट आपने MJ पर डाली है तो MJ क्या बन गया, बेस। और हाइट कौन बन गया, MK बन गया, ठीक है, सॉरी MK बन गया, हाइट यहाँ पर MK बन गया, ठीक है। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि ये A और B वेक्टर आपस में थीटा बनाते हैं, ये बड़ी बात तो है नहीं कि दो वेक्टर्स अगर एडजेसेंट साइड में फिट होंगे तो एडजेसेंट साइड आपस में एंगल बनाती है, तो वेक्टर भी तो आपस में एंगल बनाएंगे। तो हमने कहा ये दोनों वेक्टर जो है आपके A और B आपस में कितना बनाते हैं, थीटा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगा देता हूँ, ट्राइंगल लेता हूँ और ट्राइंगल में ट्राइंगल का नाम है MNK। इन ट्राइंगल MNK तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा NK NK अपॉन में MN। साइन थीटा बराबर NK एंड व्हाट इज MN, वेक्टर B की वैल्यू। भाई MN की लंबाई मतलब वेक्टर B की वैल्यू, तो यहाँ पे हो गया मॉड ऑफ B।
एन के बराबर क्या आ गया, बी साइन थीटा। तो एन के की जगह पर लिख दिया जाए बी साइन थीटा। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हो गया हाफ एमजे, एमजे की जगह पर आ जाएगा मॉड ऑफ ए, आया ना, एमजे की जगह पर हो जाएगा मॉड ऑफ ए, और एमके की जगह पर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा लिखो, या इसको ऐसे लिखो मॉड ऑफ बी साइन थीटा, बात एक ही है। एमके की जगह पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी साइन थीटा, मॉड ऑफ बी साइन थीटा। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हो गया हाफ। अब अगर मुझे इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिखना हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले वेक्टर का मॉडुलस और फिर दूसरे वेक्टर का मॉडुलस और आगे साइन थीटा और आगे एन कैप। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मॉड लगा दूं एन कैप, पिक्चर से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कोई वैल्यू कितनी होती है पर। तो आप देखो ना ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा बराबर क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पर लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ए प्लस बी। हो गया प्रूफ, बोलो भाई, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हो गया। इसी तरीके से अगर ये पाया जाए कि टू वेक्टर्स, एक बार फिर से मान लिया ए और बी, ये देखा गया, ये पाया गया कि जो दो वेक्टर्स थे ए और बी फिटेड इन एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर ये पाया जाता है कि एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड में दो वेक्टर्स फिट हो गए, हमने कहा कि उन वेक्टर्स के नाम ए बी थे, तो पैरेललोग्राम ये रहा, तो ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है, अगल और बगल। तो अगर दो वेक्टर ए और बी नाम के किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स में फिट होते हैं तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम बराबर होता है दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मॉडुलस। ये वाला रिजल्ट मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, ये वाला रिजल्ट आपको प्रूफ करके हम नहीं दिखा रहे, ठीक है। हर डेरिवेशन पॉसिबल नहीं होता फिजिक्स में, तो ये रिजल्ट याद रखिएगा। अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलता भी असाइनमेंट में देखेंगे मिलेगा। और तीसरा जरा देखिए भैया, लास्ट दो वेक्टर्स थे, चलो उनके नाम बदलते हैं, उनके नाम थे D1 और D2, D1 और D2। तो दो वेक्टर्स थे जिनके नाम थे D1 D2। पाया ये गया कि ये फिट हो चुके हैं, फिटेड इन डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पाया गया कि ये दो वेक्टर D1 और D2 नाम के जो है ये किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल में फिट हो जाते हैं, साइड में फिट हो जाते हैं। तो एरिया का फार्मूला ये है, मैं बगल में एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ, ये तो कोने से कोना मिलाइए, अपोजिट कॉर्नर, कॉर्नर्स तो डायगोनल बनता है, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये, दो ही डायगोनल होते हैं। तो D1 और D2 नाम के ये दोनों वेक्टर कहाँ फिट होते हैं, डायगोनल्स में फिट होते हैं। तो टू वेक्टर्स D1 D2 fitted in diagonals of parallelogram, then area of a parallelogram बराबर होता है हाफ D1 D2 के क्रॉस प्रोडक्ट का क्या ले लिया जाए, मॉडुलस। ये वाला भी डेरिवेशन हम आपको करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के जरा एप्लीकेशन देखिए। आप क्रॉस प्रोडक्ट से ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, आप क्रॉस प्रोडक्ट से पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। चेक करना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम के एरिया निकालने के दो रास्ते हैं। अगर वेक्टर एडजेसेंट साइड में फिट होते हैं तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल मॉड ले लो, और अगर डायगोनल में फिट होते हैं तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बाद में क्या करो, आप करो। नोट करिए, अब मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन लेता हूँ। पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 12। द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स डार्क
कैपिटल ये डार्क है ना, बोल्ड है, मतलब ए पर एरो लगा हुआ है। द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म फ्रॉम द वेक्टर्स कैपिटल ए आई कैप प्लस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड डार्क कैपिटल बी 3i 2j के एज एडजेसेंट साइड, यानी ये दोनों वेक्टर कहाँ पर फिट हुए, एडजेसेंट साइड में फिट हुए और एरिया चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 में डार्क कैपिटल ए है आपका आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k और वेक्टर बी है यहाँ पर 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k और ये दोनों के दोनों जो हैं आपके सेट हो चुके हैं इसमें एडजेसेंट साइड्स में। पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, फार्मूला ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले और फिर क्या लेंगे मॉड। अब समस्या यहाँ पर ये है कि ये दोनों वेक्टर किसमें है, i j के में, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट्स मेथड से। पहले मैंने a क्रॉस b किया, अपने मन से i j के लिख लेते हैं। फिर पहले नंबर पर a है, i के साथ 1, i के नीचे j के साथ -2, j के नीचे k के साथ 3, b में i के साथ 3, -2 और k के साथ 1। a क्रॉस b हो गया i कैप -2 3 और 1 माइनस j कैप 3 और 1 प्लस k कैप 1 और 3 -2 और -1। a क्रॉस b i कैप -2 प्लस 6 आया ना, माइनस का j, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 बन जाएगा 1 -3 3 9 प्लस का k, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -2 और प्लस का 6, तो जो अपना वाला नेगेटिव लगाओगे वो पॉजिटिव बन जाएगा। a क्रॉस b आ गया 4i कैप प्लस का 8j कैप प्लस का 4k। ठीक, मुझे तो a क्रॉस b का क्या चाहिए, मॉड चाहिए, मॉड ले लोगे, इधर भी मॉड उधर भी मॉड। अब काफी समय पहले एक चीज आपको बता दी गई है, वो ये अगर कोई वेक्टर i j के में लिखा हो तो मॉड कैसे लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, अंडर रूट, यानी ये देखो इसका मॉड का मतलब क्या है, अंडर रूट i के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस k के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। तो 4 4 जा 16 32 और ये 64 कितना है 96। तो मॉड ऑफ a क्रॉस b आएगा 96 अंडर रूट में। अब 96 का देखो भाई स्क्वायर रूट कितना निकल सकता है, 16 6 का, यानी कि 16 6 का मतलब हो गया 4√6, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 4√6। 16 6 का 96 होता है, तो 16 का सीधे सीधे स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हो जाएगा, एरिया पैरेललोग्राम बराबर क्या है, मॉड ऑफ दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि 4√6 यूनिट स्क्वायर। एरिया का जो यूनिट होता है वो किसमें होता है, स्क्वायर यूनिट, मीटर है तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर तो स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अपने ऑप्शन चेक करें, पहला है 8√3 यूनिट्स, यूनिट्स भी चल जाएगा, यूनिट्स का मतलब यूनिट कितने बार है, 2 बार, डी ऑप्शन मिल गया। इसके बाद अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन देख लीजिए आप, पेज है 5, क्वेश्चन नंबर है 23, पेज है 5, क्वेश्चन नंबर है 23। और आप देखिए असाइनमेंट के इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है ना, लगा है ना, स्टार का मतलब ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, ये इसका मतलब है। ऐसे जो क्वेश्चन असाइनमेंट में कोई अलग इंडिकेशन है तो उनको जरूर अच्छे से देखिएगा, वैसे तो सारे क्वेश्चन आपके लिए fruitful है। तो 23 में व्हाट इज द एंगल बिटवीन P प्लस Q एंड P क्रॉस Q।
दोनों के बीच का एंगल चाहिए। P और Q नाम के दो वेक्टर्स हैं, P और Q नाम के दो वेक्टर्स हैं। क्लास के कुछ बच्चों ने P प्लस Q निकाला। अच्छा, P प्लस Q निकालोगे तो एक नया वेक्टर बनेगा ना भाई। अगर आप दो वेक्टर्स को जोड़ोगे तो नया वेक्टर्स बनेगा ना। उस नए वेक्टर का नाम क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। क्लास के कुछ बच्चों ने P क्रॉस Q निकाला, तो P क्रॉस Q से भी नया वेक्टर बनता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो P क्रॉस Q है और जो P प्लस Q है, इनके बीच का एंगल कितना? एंगल होगा 90 डिग्री। सुनो कैसे। जैसे अगर दो वेक्टर जमीन पर पड़े हो, जमीन पर, तो इनका जो एडिशन आएगा वो भी कैसा होगा? जमीन पर। मतलब ये कि दो वेक्टर जिस प्लेन में है, प्लेन का नाम क्या है? ग्राउंड। ये दो मार्कर हैं, ये दोनों वेक्टर हैं और ये जमीन पर पड़े हुए हैं। तो जो बच्चा इनको जोड़ करके नया वेक्टर निकालेगा वो भी कहाँ मिलेगा? जमीन में। यानी कि आपको ये सीखने को मिला कि जो वेक्टर जिस प्लेन पर है, एडिशन करने से जो नया वेक्टर आता है वो भी उसी प्लेन पर होगा। ऐसा सोचो अपने लिए कि P और Q जमीन पर पड़े थे, तो P प्लस Q भी कहाँ होगा? जमीन पर। अब P क्रॉस Q से जो नया वेक्टर आएगा वो हमेशा P और Q से क्या होगा? 90 डिग्री पर। तो P वाला वेक्टर कहाँ था? जमीन पर। Q वाला वेक्टर कहाँ था? जमीन पर। P प्लस Q भी कहाँ है? जमीन पर। लेकिन P क्रॉस Q, P के साथ क्या होगा? 90, Q के साथ क्या होगा? 90, तो P प्लस Q के साथ भी क्या होगा? 90। इसलिए P प्लस Q और P क्रॉस Q के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। रेडियन में क्या लिखोगे? पाई बाई 2 रेडियन। चेक द ऑप्शंस। क्लियर हुआ क्वेश्चन के नहीं? क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं, क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्या सीखने को मिला? कि वेक्टर का पूरा पूरा बंच जिस प्लेन पर है, वेक्टर का पूरा पूरा बंच, मान लेते हैं कि बहुत सारे वेक्टर इस दीवार पर है, तो इन वेक्टर को जोड़ने से जो वेक्टर आएगा वो भी दीवार पर ही होगा। घटाने पर जो वेक्टर आएगा वो भी किस पर होगा? दीवार पर। यानी एडिशन से जो नया वेक्टर आता है और सब्ट्रैक्शन से जो नया वेक्टर आता है उसका प्लेन वही होता है जहां पर वो वेक्टर्स थे। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर आता है वो इंडिविजुअल के साथ क्या बनाता है? 90। अगर P और Q दीवार पर थे तो P प्लस Q भी किस पर होगा? दीवार पर। लेकिन P क्रॉस Q दीवार से क्या होगा? 90। तो जो P क्रॉस Q वाला वेक्टर है वो दीवार से 90 होगा। तो P क्रॉस Q P के साथ भी 90 बनाएगा, P क्रॉस Q Q के साथ भी 90 बनाएगा, P क्रॉस Q P प्लस Q के साथ भी क्या बनाएगा? तो सेकेंड ऑप्शन आया इस क्वेश्चन। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। तो इस तरीके से आप जो है कुछ एप्लीकेशन और भी करेंगे। आगे एक एप्लीकेशन की तरफ और बढ़ते हैं। क्या है वो एप्लीकेशन? अगर ये कहा जाए कि दो वेक्टर हम आपको दे रहे हैं और ये चेक करके बताओ कि क्या ये पैरेलल है, तो बताइए इस बात को सुनते ही आपके दिमाग में कौन सी बात आती है? अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो वो क्या कर रहे होंगे? पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या थी? डायरेक्शन सेम होगी। अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो वो वेक्टर्स पैरेलल कहलाते हैं। जब डायरेक्शन सेम होगी तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? 0। भाई एक वेक्टर मैंने ये बनाया, इसका नाम है A। एक वेक्टर ये बनाया, इसका नाम है B। ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स की जो डेफिनेशन थी वो ये थी, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब सेम डायरेक्शन वाले, सेम डायरेक्शन वाले। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब ये होता है। अच्छा, अगर वो सेम डायरेक्शन वाले भी हैं और सेम मैग्नीट्यूड वाले भी हैं तो इक्वल वेक्टर्स, तो वो क्या बन जाता है? इक्वल वेक्टर्स। तो क्वेश्चन ये है कि आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? पैरेलल हैं। तो कैसे प्रूफ किया जाए?
या मैं आपको सीधे पॉइंट बता दूं कि अगर आपको कभी प्रूव करना होगी तो ये वाली बात चेक कर लेना, डिटेल में कर देता हूं। देखो ये वेक्टर है, आई जे के की शक्ल में ये जो ए वेक्टर है वो कैसा होगा, ए वाले का एक्स कंपोनेंट साथ में आई है, ए वाले का वाई कंपोनेंट साथ में जे है, ए वाले का जेड कंपोनेंट और साथ में के है, और जो वेक्टर बी है उसका एक्स कंपोनेंट साथ में आई है, वाई कंपोनेंट साथ में जे है, जेड कंपोनेंट साथ में के है। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, इफ ए कॉमा बी आर पैरेलल, तो ए क्रॉस बी बराबर जेड ई आर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा साथ में एन। ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अच्छा, अगर दोनों पैरेलल 0 डिग्री बनाएंगे ना, तो ये एन तक ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, और 0 में कमाल का नंबर सबके साथ मिल करके क्या दे देता है? 0। एंड दैट इज व्हाई ये तो सीधा सीधा फंडा ये है, आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें और वो 0 वाले यानी वो पैरेलल है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में तो समय बहुत खर्च होगा। चलो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं, कुछ और भी सीखने को मिलेगा। ए क्रॉस बी ये 0 है, मैंने यहाँ पर डिटरमिनेंट्स बनाई, आई जे के लिखा, ए पहले आया है, आई के साथ ए एक्स है, जे के साथ ए वाई है, के के साथ, और बी के लिए चले गए तो बी एक्स है, बी वाई है, बी जेड बराबर क्या है? 0। जब इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, अब हम बहुत सीधे चल रहे हैं डायरेक्ट, जब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस माइनस का जे। डिटरमिनेंट को छोटा करके सॉल्व करेंगे, ए एक्स बी जेड माइनस का बी एक्स ए जेड और प्लस के क्या आएगा ए एक्स बी वाई माइनस का बी एक्स ए बराबर क्या है? 0। ये क्या सोच के हम आगे बढ़ रहे हैं? ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होगा? 0। हमने 0 लिया और अपने क्रॉस प्रोडक्ट वाले रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। ये आया आई कैप ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई। ये यहां से नेगेटिव बाहर करके इसको भी प्लस बना लो, ये आ जाएगा बी एक्स ए जेड माइनस का ए एक्स बी जेड। उधर जो के कैप है उसको भी लिखो भाई, के कैप ये आ गया ए एक्स बी वाई बी एक्स ए। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? 0। क्या उस 0 को ऐसे लिखा जा सकता है? 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के लिख सकता है, लिख सकता है ना। अब लेफ्ट बराबर राइट होता है, यहां आई कैप के साथ क्या है? ये आई कैप के साथ है ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। उधर राइट हैंड साइड में आई कैप के साथ क्या? 0। यहाँ 0 कर दो। ये देखो क्या बन गया? ए वाई बी जेड बी वाई ए जेड ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ये बना ठीक। या लेफ्ट हैंड साइड में जे कैप के साथ है, जे कैप के साथ है बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड। उधर राइट हैंड साइड में जो है जे कैप के साथ क्या है? ये आया बी एक्स ए जेड ए एक्स बी जेड, इधर कर दिया। ये आ गया ए एक्स बी एक्स और ये क्या है? ए जेड बी जेड।
बी केयरफुल, ध्यान देना। और आगे चले, इसको थोड़ा सा रिसफल करना है। ए एक्स बी एक्स बराबर क्या है, ए जेड ए अपॉन जेड। देखो ऊपर क्या लिखा है, ए जेड अपॉन बी जेड क्या है, ए वाई बी वाई। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए वाई बी। ये जो कंडीशन आई वो बड़े काम की है। फ्यूचर में ये कंडीशन हमें क्रॉस प्रोडक्ट करने से बचाएगी। भाई हमने क्या कहा कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया। क्रॉस प्रोडक्ट किया तो क्या निकल के आया, निकल के आया ए एक्स अपॉन बी एक्स बराबर ए वाई अपॉन बी वाई बराबर ए जेड अपॉन बी जेड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो वेक्टर हैं, एक हमने लिया था ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, दूसरा वेक्टर था बी बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। अगर ये पैरेलल हैं तो हम सीधे सीधे इसको चेक कर लें। अगर ये पैरेलल हैं, इफ दे आर पैरेलल, तो क्या होगा, पुराना रास्ता है, बेसिक रास्ता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट 0 निकालने में टाइम बहुत लगेगा। और एक रास्ता क्या है, आप साइड में चेक करो ए एक्स अपॉन बी एक्स को, तो यहाँ से ए एक्स अपॉन बी एक्स निकाला, फिर हमने क्या निकाला, ए वाई अपॉन बी वाई निकाला, फिर हमने क्या निकाला, ए जेड अपॉन बी जेड निकाला। तो अगर ए एक्स अपॉन बी एक्स बराबर है ए वाई अपॉन बी वाई बराबर है ए जेड अपॉन बी जेड, तो हाँ ये पैरेलल है। ठीक है ना। अब आपको फर्दर क्रॉस प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, नोट कर सकते हैं। असाइनमेंट को करके आएंगे और नेक्स्ट वाली क्लास में आपको दूसरा असाइनमेंट